नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता है। मेरा नाम अनुपम है, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, मीरा गर्ल्स कॉलेज। और हम MA फाइनल के विद्यार्थियों को लगातार जैनेंद्र कुमार के निबंधों पर चर्चा कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा निबंध जो है साहित्य का उद्देश्य हम पढ़ रहे थे और आज हम उसी पर आगे चर्चा करेंगे। और जब हम पंक्ति एक एक निबंध की पढ़ते हैं तो कई अद्भुत विचार और दर्शन जो है वो साहित्यकार का मिलता है, और कई बार जो हम उनके बारे में जानते हैं वो और अच्छे से जान पाते हैं कि अच्छा उन्होंने ये इतनी अद्भुत पंक्ति कही कही है। तो जहाँ पिछली बार हमने छोड़ा था वहीं से आगे आज हम चर्चा करेंगे। बाहरी विरोधों को लेकर अंतर में विरोध मंथन पैदा करें तो कलह मिटती सी लगेगी। जैसा कि पहले उन्होंने कहा था कि विरोध जो होता है या जो हमारा सामने जो लोग आलोचना करते हैं, एक तरह से विरोध को आलोचना समझिए, प्रतिरोध समझिए। तो जितना आपका जीवन में विरोध होगा इसका मतलब आप ये जरूर समझिए कि आप में कुछ बात है, और वो विरोध आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, हमेशा कुछ नया करने का, हमेशा अपने आप को और एक स्केल ऊपर करने का, हमेशा जो है वो प्रयास जो है वो ऐसे करने की ओर हमारा ध्यान ले जाता है। तो जब हम बाहरी विरोधों को लेकर जब हम ऐसा कोई बात सोचते हैं तो जो अंदर में हमारे कोई अगर द्वैत होता है या कोई आशंका होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें सामने दिख रहा है कि हमें ये चीज़ अर्जित करनी है। इसने हम मेरे बारे में ये कहा है कि पढ़ नहीं सकता 4 घंटे, तो मैं 4 घंटे जब पढ़ने को उस चैलेंज को ले लेता हूँ तो फिर मेरे अंदर तो कोई विरोध ही नहीं रहेगा, क्योंकि अब मुझे दूसरों को दिखाना है कि हाँ मैं जो है आपके विरोध से नहीं जा रहा, डगमगा रहा हूँ और मैं कुछ करने को तैयार हूँ। विरोधों को सहर्ष स्वीकार कर ले तो विरोध शक्ति देते हैं। बहुत अद्भुत लाइन जो है जैनेंद्र जी कहते हैं कि विरोधों को अगर हम सहर्ष स्वीकार कर ले। 2 तरह के मनुष्य होते हैं, हम देखते भी हैं कि एक की लोग जब शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं तो वो केवल यही कहते रह जाते हैं मेरे बारे में वो ये कह रहा है, मेरे बारे में वो ये कह रहा है, या वो उसने मेरे बारे में ये कहा और दूसरा बोलता कुछ नहीं है, वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो कार्य में तुरंत लग जाता है और अपने कार्य के द्वारा, अपने उस प्रयासों के द्वारा विरोधियों को वो बिना बोले सब कुछ कहकर बताता है। जब वो कुछ सफलता अर्जित करता है, वो जब कुछ बना लेता है, वो जब कुछ ऐसा कर जाता है, तब जो है वो अपना आप ही विरोधियों का जो है वो स्वर मंद हो जाता है। और यही विरोध हमें जीवन में हमेशा शक्ति देता है। अगर आज हमको कोई कहे कि तुम 60% नहीं बना सकती, तब हम चैलेंज उसको लेते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा कहा है, मैं 60% बना के दिखाऊंगी। इस परिषद द्वारा ऐसा लगता है कि विरोधों का स्वीकार ही नहीं, स्वागत भी किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया कि ये निबंध हमें देखकर लगता है कि वो किसी सम्मेलन, किसी भाषण देने के लिए गए थे और वहाँ पर जो संस्था है उसके बारे में ये कह रहे हैं कि इसको देखकर लगता है कि यहाँ विरोधों का स्वागत किया जाता है। विरोध नहीं हो तो जीवन नहीं है, यानी विरोध नहीं होने पर जीवन का कोई मायने नहीं रह जाता। संघर्ष जीवन का मूल है। सब बात में एक सा सोचने का आग्रह हिटलर अपने सिपाहियों को भले रखवा पाया, साहित्य में ये कदापि नहीं हो सकता। साहित्य सेनाबद्ध पंक्ति व्यापार नहीं है, यानी सब एक जैसे हो जाएंगे। तो ये फौज में हो सकता है, जैसे हिटलर की सेना में हो सकता है, लेकिन हमारे साहित्य में संभव नहीं है सबका एक जैसा हो जाना। साहित्य तो है ही विभिन्नताओं की जो है अभिव्यक्ति है। द्रौपदी अपनी तरह से सोचेगी, कुंती अपने तरह से सोचेगी, सीता का अपना दृष्टिकोण होगा। यही तो भिन्नता है, यही तो साहित्य अलग अलग तरह से होता है। यहाँ सेना की तरह नहीं होता है कि सब हम एक ही जैसा सोचें, और उस अनुशासन के अंतर्गत जो है वो भी अपनी जगह है, और वैसा साहित्य में नहीं होता। आखिर हमें क्या काम करना होगा? हम अंतर टटोलें, वादों को, आइडियोलॉजियों को कष्ट ना दें, यानी हम अपना अंतर्मन ही टटोलें। जैनेंद्र जी जो थे, हिंदी साहित्य में 2 तरह की जो है विचार दर्शन धाराएं रही है। एक जिन्होंने विचार, आइडियोलॉजी या सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और दूसरे वो विचारक लोग थे, वो लोग ऐसे थे जो विचारों और आइडियोलॉजी के स्थान पर भावनाओं और अनुभूति को ज़्यादा महत्व देते थे। तो ये जैनेंद्र दूसरे प्रकार के थे। तो वो क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी को हम कष्ट ना दें इस मामले में,
वह तकलीफ क्या है जिन्होंने हमें एक सभा रूप में मिलने के लिए उभारा और जुटा। यानी आज हम किस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठा हुए, वो क्या परेशानी है, समस्या है। एक छोटी मोटी कठिनाई यह है कि अजी हमारी रचना तो छपती ही नहीं, प्रकाशन जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। यानी अगर प्राय ये हिंदी के साहित्यकारों या आप जब लिखना कोई कविता कहानी शुरू करते हैं और अखबार में बेचते हैं या कहीं भी बेचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैंने आज भेजी और कल सुबह तो मेरी कहानी छप जानी चाहिए, या मैंने किसी पत्रिका को अपना कविता नाटक भेजा तो वो तो जो है तुरंत छप के आ जाना चाहिए। मैं अपनी बात कहूँ, एक बड़ी उम्र तक तो आवारा बिन कमाए रहा। मैंने जैनेंद्र का जीवन जब आपसे चर्चा की थी, तब आपसे मैंने चर्चा की थी कि उन्होंने बहुत अरसे तक जो है उनकी माँ के साथ व्यापार किया और उनकी माताजी ने उनके व्यापार को जो है वह चलाया था, और उस तरह से जो है वो कई अरसे तक उन्होंने ऐसे ही अपने जीवन को बिताया था बिना किसी स्थायी नौकरी या उसके। वही बात अब देखिए वापस यहाँ आ गई। तो अगर यह प्रसंग व्याख्या में आता है तो आप जो है व्याख्या में जो हमारा वीडियो है उनके जीवन को लेकर उसको याद करते हुए यहाँ लिखिए कि जैनेंद्र का जीवन इस तरह से था, इसलिए उनको बहुत साल तक वो बिना कमाए ऐसे रहे। अब लेखन द्वारा कमाई की बात सोची तो लगा कि वह भी ठीक नहीं है। वो आपको हमने पहले भी चर्चा की है कि हिंदी साहित्य में लेखन से कमाना गंजों के शहरों में जो है कंघा बेचना है, क्योंकि किताबें हम खरीदते ही नहीं है। जो हमारा पूरा जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी पट्टी है, वो वही किताब खरीदता है जो नौकरी के लिए ज़रूरी होती है। वो गाइड खरीदेगा, वो राजस्थान जीके, वो जीके, ये जीके, ये पटवारी भर्ती, वो भर्ती। क्यों? क्योंकि उसका एक ही ध्येय होता है जीवन में, नौकरी पाना। नौकरी मिल गई, पढ़ाई भी ऊपर, कॉपी किताब से कोई नाता नहीं। ये हमारी सच्चाई है। ये बंगाल और मैं आपको असम में या तमिलनाडु या केरल में नहीं मिलेगी। वहाँ पर लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, तो इसी क्रम में वो अपनी भाषाओं का साहित्य बहुत खरीदते हैं। अंग्रेजी में ये बात नहीं है, अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत साहित्य खरीदते हैं, इसलिए अंग्रेजी का लेखक कभी आपको गरीब या भूखा मरता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन हिंदी में ये बहुत मुश्किल है। हम किताब खरीदेंगे ही नहीं तो लेखक कहाँ से जो है आजीविका पाएगा या उसको संरक्षण मिलेगा। इसलिए प्रतिभा को संरक्षण मिले, ये चिंता मुझे नहीं छू पाती। प्रतिभा का भोजन प्रतिरोध है। देखिए फिर सुमति परक लाइन आई है। आप, मैं चाहूँगा ऐसी सुक्ति परक जो लाइनें हैं उनको आप एक अलग इस निबंध और जैनेंद्र की भी आइडियोलॉजी को जानने के लिए, विचारों को जानने के लिए ऐसी पंक्तियों को आप एक अलग निकाल कर रखें और उनका उपयोग जो है आप इस प्रश्न पत्र में जैनेंद्र पर बहुत, पूरा पेपर ही जैनेंद्र का है, तो ऐसी लाइनों का बहुत अच्छा इस्तेमाल व्याख्या में, प्रश्न में हो सकता है। प्रतिभा का भोजन प्रतिरोध है। यानी जो इंटेलिजेंसिया होती है, जो हमारी प्रतिभाएं होती हैं, उनका सबसे बड़ा भोजन क्या होता है? प्रतिरोध। विरोध किया जाता है हमेशा। जितनी दुनिया में बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हुई और जितने लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार किए या कुछ भी बड़ा किया जीवन में, उनका सबसे बड़ा यही था कि भाई उनका खिलाफत की गई, उनका विरोध किया गया। अगर अंग्रेज जो है वो गांधी जी पहला आंदोलन करते और मान जाते कि लीजिए साहब हम तो आपको देश सौंप के जा रहे हैं, तो वो इतने बड़े नहीं हो पाते। लगातार सत्ता से उनका विरोध चला, लगातार जो है गांधी जी लड़ते रहे। विरोधी इतना सशक्त था, लेकिन गांधी जी भी उतने सशक्त होकर लगातार ये संघर्ष चला। इसलिए जो है उनका बहुत ये जो है वो प्रतिरोध जो था वो उसने गांधी जी को बहुत बड़ा बनाने में मदद की। वही बात है, प्रतिभा का भोजन प्रतिरोध है। पुष्ट वृक्ष के लिए क्यों ये मजबूरी है कि वो बगीचों में नहीं जंगल में ही पैदा हो। यानी हम देखते हैं जितने बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं वो एक समय जंगल में पैदा होते हैं, वो बिल्कुल ऐसी जगह नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी की परवाह नहीं होती। यानी बगीचे में तो आपको माली बहुत ध्यान से रख रहा है, बहुत कुछ रख रहा है, तो वहाँ छोटे छोटे ही पेड़ और वृक्ष होते हैं। लेकिन विशाल का पेड़ जो है वो जंगल में होता है, अपना आप लड़ता है वो पेड़ वहाँ पे, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, उसको कोई पानी पीने वाला नहीं है, लेकिन वही लड़ता है। इस बार अगर आप IAS का रिजल्ट देखेंगे तो इंडिया टुडे ने या आउटलुक ने एक पूरा अंक ही निकाला है, गांव से आती जो है साहब, ऐसा करके, और पहले भी ऐसे अंक निकले हैं। यानी वो क्या कह रहा है कि अब जो जितनी अच्छी कलेक्टर और जो SP और जो IAS IPS के लिए पद होते हैं वो सबसे ज़्यादा गांव के बच्चे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? वही प्रतिरोध। उनके जीवन में संघर्ष है, उनके जीवन में चुनौतियां हैं, उनके जीवन में कष्ट है, और उससे उभरने के लिए वो परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं। उसकी बजाय हो क्या रहा है कि शहर के बच्चे को सब चीज़ सुविधा घर पे बैठे मिल रही है,
जो पहले नहीं मिलती थी। अब उसके एक मुंह से एक अक्षर कहने पर उसके परिजन जो है उसको तुरंत एक सुविधा ला के दे देते हैं। टेबल चाहिए, ये ले, टेबल लैंप चाहिए, मोबाइल चाहिए, गेम चाहिए, तुमको क्या चाहिए, ये लो, तुम्हारा ऑनलाइन एजुकेशन, तुम्हारा वो। तो ये जब अति सुविधापूर्वक जीवन हो जाता है तो उससे संघर्ष और कष्ट कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शहरों से लोग सेलेक्ट नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन उनका भी प्रतिरोध अलग तरह का होता है। लेकिन जो गांवों से प्रतिभा आती है उसका संघर्ष और प्रतिरोध बहुत बड़ा होता है। उस छोटी सी जगह से आकर उनका स्थान बनाना, वही बात यहाँ पे जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि पुष्ट वृक्ष के लिए जरूरी नहीं होता कि वो बगीचे में हो, क्योंकि वहाँ कोई उसकी परवाह नहीं करता। प्रतिभा के बारे में सचिंत और कातर होने की आवश्यकता नहीं है, यानी रोने जैसा और वो होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रतिभा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। समाज के लोगों के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध और अवरोधों के प्रत्याख्यान में स्वरूप प्रतिभा उपजती है। प्रतिभा जो है वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानते जैनेंद्र क्या मानते हैं, जब आपका विरोध होगा, जब समाज आपके रास्ते में अवरोध पैदा करेगा, तब जाकर आप जो है अपना लक्ष्य के लिए, और तब आपकी प्रतिभा जो है जागृत होती है। आपको जब तक कोई ताने नहीं मारता, जब तक आपको कोई कुछ कहता नहीं है, आपके इवन तो आप किताब भी हाथ में तब तक नहीं लेते जब तक मम्मी या पापा आपको डांटते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, तब आप जाके झांकते हो कि अच्छा हाँ भाई अब ये बात आ गई। और अगर हम यूँ इसको सीधा सरल भाषा में समझे तो जब परीक्षा आने वाली होती है तभी तो हम लोग किताबों की ओर दौड़ते हैं, भागते हैं, अन्यथा पूरा साल हमारा जो है वैसे ही चला जाता है। वही प्रतिरोध, अब डर लगा, कोई विरोध होगा, अरे परीक्षा आ गई, अब कुछ करना है। समाज के लोगों के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के द्वारा ही प्रतिभा उपजती है। जिसने अपने को प्रतिभावान समझ लिया उसकी गति रुक गई। प्रतिभा बुद्धि का एक रोग है। यानी कितनी अद्भुत बातें जैनेंद्र कह रहे हैं। जिसने ये सोच लिया प्रतिभा मतलब मैं होशियार हूँ, मेरे जैसा तो क्लास में कोई नहीं है, बस वहीं वो रुक गया। क्यों? उसके बाद वो पढ़ना लिखना उतना नहीं करेगा, वो परिश्रम नहीं करेगा, वो यही सोचेगा मैं तो फर्स्ट आ गया क्लास में और मेरे जैसा कोई नहीं है। जहाँ ये सोचा वहीं उसका स्टॉप हो गया। प्रतिभा बुद्धि का एक रोग है। प्रतिभा होना एक बात है और अपने आप को प्रतिभावान समझकर कुछ भी नहीं सीखना, और कहीं कहीं थोड़ा बहुत ये एटीट्यूड भी है, सर को क्या आता है, मैडम को क्या आता है, अरे हमने तो ये देखा, हमारे तो इतने नंबर है। ये जहाँ पर आ गया, या ये मेरे पास जो बैठी है लड़की या मेरे पास जो बैठा है स्टूडेंट, इसको क्या आता है, इससे ज़्यादा मैं, ये जहाँ पर चीज़ आ गई वहाँ पर आप जो है वह रुक जाएगा, आपका विकास भी जो है रुक जाएगा। हमेशा पढ़ने लिखने वाले दुनिया में कहा जाता है कि विद्यार्थी बन के रहो, शिक्षक मत बनो। आज भी हम इसको फॉलो करते हैं, हम अपने आप को स्टूडेंट ही समझते हैं। हो सकता है आपसे कोई बहुत अच्छा ज्ञान हमको मिल जाए, दुनिया में कोई किसी 5 साल का बच्चा भी सिखा जाता है कई बार बहुत ऐसी अच्छी चीज़। प्रतिभावान के रास्ते के प्रतिरोध को हटाने की कोशिश ना करें। चारों तरफ जड़ता का दबाव ना हो तो आत्मा की परीक्षा ही क्या। जिनके पास पूंजी है वे यदि उसे लेकर आपके सामने बिछाने सहज आ जाए तो अकिंचिनता के आदर साधना का महत्व ही क्या। यानी आपके सामने अगर कोई पैसा लेके आ जाएगा तो फिर उस आदर्श का वैल्यू ही क्या रहेगा, कोई उसका वैल्यू नहीं है। लेखक का सर्वधर्म लेखन है, वह अप्रमादी ना बने। यानी वह जो है उसका क्या है, उसका धर्म अपना लिखना है। अगर वो आलस कहा गया, यानी आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या आलस ही तो आता है। भाई मुझे 1 घंटा बैठ के पढ़ना है, कौन रोक रहा है मुझे, किस लिए रोक रहा है, मेरा आलस ही तो रोकता है। मैं मोबाइल लेके 2 घंटे बैठ जाऊंगा लेकिन पढ़ने के लिए आधा घंटा भी नहीं बैठूंगा, क्यों? आलस है वो। यदि पूंजीवादी आज नहीं सुनता है तो एक ना दिन तो सुनेगा ही। अगर जनता आपकी बात मानेगी तो ना तो कोई सत्ताधीश ना कोई स्वर्णाधीश शक्ति जनशक्ति के आगे टिकेगी। यानी अगर आपकी बात जनता के अनुकूल है, अगर उसके अंदर जो है वह कुछ ऐसी बात है तो फिर वो बात जो है सब मानेंगे। हो सकता है पैसे वाला व्यक्ति आज आपकी बात पर ध्यान ना दे लेकिन आगे जरूर देगा। श्रम जहाँ पसीना डालता है वहाँ शक्ति का और संपत्ति का स्रोत है। ये परिश्रम की बूंदे, यानी जहाँ आपने परिश्रम किया जीवन में किसी भी क्षेत्र में, केवल अध्ययन का ही बात नहीं कर रहे, वो खेत हो सकता है, बगीचा हो सकता है, वो खाने का ढाबा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जहाँ व्यक्ति परिश्रम करता है वहाँ पर अपने आप शक्ति और संपत्ति आती है। ये माना हुआ तथ्य है। ये जैनेंद्र जी जो कह रहे हैं वो हमारे सदियों से माना हुआ तथ्य है कि परिश्रम के विकल्प का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम जो है वो अंतिम विकल्प होता है। आपकी निगाह स्रोत की ओर ही क्यों ना हो, बीच के बीच भइयों की ओर देखकर आप निरुद्यम मंद प्रार्थी बनकर कैसे रह सकते हैं।
यानी बीच के जो लोग होते हैं, जो आपको हमेशा डिस्करेज करते हैं, वो आपको हमेशा कहते हैं अरे तेरे से नहीं होगा, अरे तू कहाँ आरएस अधिकारी बनेगी, अरे तेरे में सब इंस्पेक्टर वाले कौन से, तू सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकती, तू तो कांस्टेबल ही ठीक है। ये जो कहता है कोई भी व्यक्ति, ये क्या करता है, आपको हताश करना चाहता है। ऐसे लोगों का अगर आप ध्यान दोगे तो आप जीवन में नहीं बढ़ोगे। आप परिश्रम करोगे तो ऐसे लोग अपने आप ही धीरे धीरे समझ जाएंगे जब आप कुछ बन के निकलोगे। पूंजीपति या सत्ताधीश को पति या आधीश क्यों मानते हैं? जहाँ से पूंजी निकलती वहाँ आप जाए तो पता लगेगा। ऐसे आप पूंजी के प्रवाह को सही तरफ मोड़ सकते हैं। यानी दुनिया में जहाँ पैसा जो है, उन लोगों को आप देखिए। ये हमें हमें अक्सर इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है कि जो पैसे वाले होते हैं वो बड़े ऐसे। मैं आपसे बताता हूँ, पैसे जिनके पास भी आज दुनिया में आप जो पैसा, उन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत कष्ट झेले और बहुत संतोषी रहे, और कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं की है जिनसे वो लोग सड़क पर आ जाए। कुछ तो कारण रहा होगा ना कि उन बंदों के पास पैसा है जिनका वर्णन जैनेंद्र जी कर रहे हैं। कुछ तो परिश्रम उन्होंने किया है, कष्ट झेले, जोखिम उठाया, और आज तक वो जो है उसको संभाल कर बैठे हैं। तो ये तो उनके गुण हुए ना। वरना एक व्यक्ति को हम 5-10 लाख रुपए देते हैं और वो ऐसी आदतों के चलते उसको 4 महीने में सड़क पे आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन पर जो है हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही साहित्य में जो है कहने की बात, यही साहित्य का जो है एक मोटिव होता है कि आपको इन सब के बारे में बात करें। तो आज के लिए इतना ही। आगे और हम इस निबंध पर बात करेंगे। धन्यवाद।